हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ज्योग्राफी का है दोस्तों। ज्योग्राफी चैप्टर 5 है दोस्तों, और ये क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले में दोस्तों, अगर आपने मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट पे भी लगा दिया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि हिस्ट्री का पहला बुक खत्म हो चुका है दोस्तों। हिस्ट्री जो चैप्टर है, पहला बुक का जितना भी 4 चैप्टर है दोस्तों, वो चारों चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसको आशीष सर द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो चैप्टर 5 है। और चलिए दोस्तों जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं जो चैप्टर का नाम है वो क्या है। इसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होता है दोस्तों? आर्थिक क्रियाएं किसको बोलते हैं? तो मानव उन क्रियाकलापों को जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी आदमी जिससे जो काम करने से पैसा कमाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। मानव की क्रियाओं के मुख्यतः 4 भागों में रखा गया है। और आदमी को, जो कोई भी इंसान, जो कोई भी मानव है, उनकी क्रियाओं को, उनके कामों को मुख्यतः 4 तरह से रखा गया है, जो 4 तरह से उसका पैसा आता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो सब क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो क्रिया है दोस्तों वो है हम लोग का प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा जो है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा जो है तृतीय क्रियाएं, और चतुर्थ जो है दोस्तों चतुर्थ क्रियाएं हैं। यानी 4 क्रिया में बांटा गया, 4 भाग में रखा गया इसको। वो 4 भाग को हम लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाएं जो है दोस्तों उसको मैंने 3 बिंदु में लिख दिया है, उसको बारे में जानेंगे। प्राथमिक क्रियाएं ये वो क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण से निर्भर करता है। यानी प्राथमिक क्रियाएं वो है जिसपे लोग निर्भर करता, प्राकृतिक पे निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। ये आर्थिक क्रियाएं भूमि, जल, खनिज आदि उपलब्धता एवं एवं प्रकार रूप से और विभिन्न, दोस्तों यहाँ एक वर्ड छूट गया है, और विभिन्न प्रकार, ठीक है दोस्तों, विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्रकार। तो पूरा जो डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों कि ये क्रियाएं, ये आर्थिक क्रियाएं भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं विभिन्न प्रकार पे निर्भर करती है। यानी बहुत अलग अलग टाइप से निर्भर करती है दोस्तों। किस पे निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है किसके ऊपर? प्राकृतिक के ऊपर, ठीक है दोस्तों। कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रियाएं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों हम लोग का ये है, इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य आते हैं। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रह तथा आटेक है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला बात जानेंगे दोस्तों कि प्राकृतिक पे निर्भर रहने वाला कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। और दूसरा बात ये जानेंगे दोस्तों कि मनुष्य का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय, सबसे जो पुराना व्यवसाय है वो कौन है दोस्तों? आखेट है, ठीक है दोस्तों। अब जो हम लोग इसके नीचे पढ़ेंगे, इसके कुछ पैमाने हैं दोस्तों, इसको कुछ मेजरमेंट में रखा गया है, इसके कुछ रूप हैं, कुछ पार्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, संग्रहण 3 प्रकार के पैमानों को किया जाता है। संग्रहण क्या होता है दोस्तों? तो संग्रहण किसी वस्तु को जमा करना या किसी वस्तु को लेकर संग्रहण के, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि संग्रहण के 3 पैमाने हैं। वो 3 पैमाने क्या क्या है दोस्तों? तो पहला वाला हम लोग समझेंगे कि ये है, पहला वाला जो है फर्स्ट वन, वो है जीविकोपार्जन संग्रह। मतलब जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए संग्रह जो किया जाता है उसको बोलते हैं वाणिज्य संग्रह के लिए। यानी पैसा कमाने के लिए या फिर किसी तरह से आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो संग्रह किया जाता है उसका। और एक होता है दोस्तों संगठित संग्रह, और एक को जमा करने के लिए संग्रह किया जाता है। तो क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो बोला गया है, स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है। भारत में उत्तरी पूर्वी में स्थानांतरित कृषि को
जूमिंग, मध्य अमेरिका में मेक्सिको में मिल्पा और मलेशिया में लद्दाख कहते हैं। यानी ये जो 3 तरह के स्थानांतरित मतलब क्या होता है दोस्तों कि इस साल कुछ जमीन पे किए तो उस साल इस जमीन पे और ये क्या होगा, खेती नहीं होगा, किसी और जमीन पे खेती होगा दोस्तों। इसी तरह से क्या होता है, स्थान बदलते रहता है, तो स्थान में अंतर रहता है, उसी को बोलते हैं स्थान अंतर। ठीक है। और ये कृषि जो है दोस्तों, इसको अलग अलग जगह में अलग अलग बोला जाता है। सबसे पहले बात करें तो भारत के उत्तरी पूर्वी में कौन आता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, ये सब जो आते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी में आते हैं। ठीक है। उधर साइड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडिया में इसको झूमिंग बोला जाता है। मध्य अमेरिका में, अमेरिका साइड में या मैक्सिको में इसको मिपला बोला जाता है, और मलेशिया में इसको लादांग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। किसको बोला जाता है, जो जमीन इस साल उपजाऊ है वो इस साल मतलब खेती करके अगला साल नहीं करते हैं, अगला साल कहीं और करेंगे, फिर अगला साल कहीं और, तो इसी तरह से जगह धीरे धीरे चेंज होते रहता है। ठीक है। कुछ प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम लोग को जानना है दोस्तों। जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला प्रमुख क्षेत्र जिसका नाम है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है दोस्तों, चलवासी पशुचारण जहां पर चल चल कर पशु क्या करते हैं, चरण मतलब चरते हैं। जैसे ये सब ज्यादातर कौन सा जगह पे है, मतलब पशु के आहार के योग्य जो मैदानी क्षेत्र है उसी को बोला जाता है चलवासी पशुचारण। सबसे पहले कहाँ है दोस्तों, ये उत्तर अमेरिका में है बहुत ज्यादा, यूरोप एशिया में, टुंड्रा प्रदेश में, और दक्षिण पश्चिम अमेरिका में, सॉरी दोस्तों दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों वाणिज्य पशुपालन, ये वाणिज्य पशुपालन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो न्यूजीलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, अर्जेंटीना में होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी होता है। उसके बाद जो दोस्तों थर्ड पॉइंट है वो है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी जो पुराने समय से चलते आ रहा है कृषि निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, वो उसके लिए भी जो जमीन है दोस्तों वो सबसे ज्यादा कहाँ है, अफ्रीका में है। ऐसे लोग जहां ज्यादातर पाए जाते हैं अफ्रीका में, दक्षिण में और मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग में तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विस्तृत वाणिज्य, मतलब स्टेपीज के यूरेशिया में और उत्तर अमेरिका के प्रेजियज में, अर्जेंटीना के पाम्पास में, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डेस में और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में तथा न्यूजीलैंड के कैटरबरी घास में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनता है, क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग है कि दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं और अफ्रीका में क्या बोलते हैं, और चलवरी पशुचारण सबसे ज्यादा कहाँ है, वाणिज्य पशुचारण कहाँ है, आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ है। तो ये सब जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आपके पास कलम किताब कॉपी है दोस्तों उसको आप लेके बैठ जाइए, साथ ही साथ नोट करते चलिए। और अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ पाना है, आप इसको पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका नाम है दोस्तों आशीष शॉर्ट्स। ठीक है दोस्तों। अगर आपको आशीष शॉर्ट डायरेक्ट खोजने में दिक्कत होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उसको टच करके भी आशीष शॉर्ट से ज्वाइन हो सकते हैं, ये पीडीएफ आपको वहां फ्री मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोग का वो है डायरी कृषि। अब डायरी कृषि क्या है दोस्तों, डायरी कृषि मैक्सिमम वैसे जगह को बोला गया है जहां वैसे जानवर को पाले जाते हैं जिससे दूध निकालकर बेचा जाता है, उसको डायरी कृषि बोलते हैं। ये ज्यादातर उत्तरी पश्चिम यूरोप, कनाडा तथा न्यूजीलैंड और वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद एक होता है दोस्तों सहकारी कृषि। ये सहकारी कृषि जो सहायता वाली कृषि है दोस्तों, उसको क्या होता है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिम यूरोप के डेनमार्क में, नेदरलैंड, बेल्जियम में, स्वीडन तथा इटली में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पुष्पोद्यान मतलब पुष्प, जो फूल का जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है उसका सबसे ज्यादा जो दोस्तों कहाँ होता है वो है नीदरलैंड में और ट्यूलिप में। ठीक है। उद्यान कृषि सबसे ज्यादा जो गार्डन के लिए जो कृषि होता है दोस्तों, फूल अलग अलग बगीचे, अलग अलग पेड़ के लिए जो कृषि होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका में। मिश्रित कृषि मतलब डिफरेंट टाइप का बहुत सारा मिक्स कृषि, यानी खाने के लिए भी और खाने के लिए जो हम लोग अनाज उगाते हैं उसके लिए भी, जानवर का दूध निकाल के जो कृषि करते हैं वो भी, या फिर किसी तरह वाणिज्य कृषि करते हैं वो भी, तो उसको मिश्रित कृषि बोला जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया के कुछ भाग में मिश्रित कृषि होता है, यानी लगभग सभी टाइप की कृषि होता है।
और एक होता है दोस्तों सामूहिक कृषि, मिलजुल कर कृषि करना। वो ज्यादातर कहाँ होता है दोस्तों, सोमवेद शक में, जिसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है कोल खोजा। ठीक है, कोल होज। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है, कोलहोज। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, जितना भी मैंने चलवासी, जितना भी कृषि का नाम लिया, उसको वन बाय वन जानने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग के लिए बहुत ही मोटिव मिलता है। इसलिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि फ्री वीडियो और फ्री पीडीएफ के लिए ही सही आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वैसे दोस्तों को जरूर भेजिए जिसको ये बहुत ज्यादा नीड है, जो सब्सक्रिप्शन लेकर नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग फ्री में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यही आशा पे कि आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो टॉपिक है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या होता है दोस्तों, चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी वैसे लोग जो चलवारा पशु, मतलब चलते चलते जो पशु चरते हैं और चर चर के एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं, तो इसके जो चरवाहा होते हैं वो लोग उसका पानी का सुविधा तथा उसको चरगाह, मतलब चरने के लिए अच्छा सुविधा जगह मिल सके, उसका ख्याल रखते हैं। और वैसे वाले कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, चलवासी पशुचारण। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम लोग का है निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या है दोस्तों, तो निर्वाह कृषि हम लोग को बताता है, निर्वाह कृषि है दोस्तों कि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों में होती है, और इस तरह की खेती में आदिम औजार व परिवार या समुदाय के श्रम के इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, निर्वाह कृषि कैसे होता है, तो निर्वाह कृषि बहुत ही जमीन के छोटे टुकड़े में किया जाता है, तथा ये मानव कृषि, मानव श्रम, यानी आदमी के, मतलब आदमी के औजार से खोद मतलब आदमी औजार से खोद कर इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और ये मानसूनी में ज्यादा होता है दोस्तों, या फिर वैसे टाइम पे जब इस मिट्टी में सबसे ज्यादा उर्वरक निर्भर करता है। उर्वरक का मतलब सबसे ज्यादा इसमें फर्टिलिटी होता है दोस्तों। ठीक है, निर्वाह कृषि को बेसिकली, मतलब मेनली दो पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, इसे दो भाग में बांटा गया है। वो दो भाग क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला भाग को हम लोग जानते, देखिए यहाँ दो भाग मैंने दिया है, उसको वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। और वो दो भाग क्या है, तो पहला भाग का नाम है दोस्तों आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिकालीन का कृषि का मतलब होता है दोस्तों वैसा कृषि जो बहुत पहले से चलते आ रहा है। और गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है दोस्तों जो अभी आप समय के, मतलब जगह के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, गहन निर्वाह कृषि के जाना जाता है उसको। ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होता है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि होता है, स्थानांतरित कृषि या अंतरीय कृषि, अंतरिक्ष कृषि कृषि का एक प्रकार है, कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है, और उपजाऊ कम होने के बाद उसका परित्याग कर दूसरे को ऐसे ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले को चुने गए टुकड़े का वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि वो होता है जिसको कुछ ही समय के लिए लिया जाता है, उसमें उपजाऊ किया जाता है, उसमें अनाज उगाए जाते हैं, अलग अलग तरीका के चीज उगाए जाते हैं, और जब उसका उपजाऊ कम हो जाता है तब उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और दूसरे जगह पर जाकर, मतलब दूसरे जमीन पर फिर ये लोग कृषि करते हैं। और जो पहला वाला जो जिसको छोड़ दिया जाता है उस जमीन को, उसमें बस अपने से प्राकृतिक जैसे घास फूस उगना, ये सब, ये छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, वो सब अपने उगते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। जो हम लोग का दूसरा खेती है दोस्तों उसका नाम है झूम खेती। ठीक है दोस्तों, झूम खेती क्या है, इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति का काटा व जला दिया जाता है। ठीक है, एवं जली हुई राख से परत उर्वरक कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊ समाप्त हो जाता है
तब कृषि के नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि को तैयार किया जाता है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि कोई भी जब हम लोग खेती मतलब झूम खेती में क्या होता है कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया जाता है और उसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है जैसे पत्ते घास ये सब है, सूखे घास को जला दिया जाता है उस खेत के ऊपर, और उससे जो राख मिलता है दोस्तों उसको पुराने औजार मतलब हाथ से औजार से मिट्टी को खोद खोद कर उस राख को मिलाते हैं और उस राख को मिलाकर उसको और उपजाऊ बनाया जाता है। और ऐसे खेती को हम लोग कौन सा खेती बोलते हैं दोस्तों? झूम खेती बोलते हैं। और जब ये कम उपजाऊ हो जाता है तब फिर दूसरा जगह फिर ये ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे जगह ये चले जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ऐसा खेती कहाँ होता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी जगह में। उत्तरी पूर्वी का 2 राज्य का नाम मैं बता देता हूं दोस्तों, उत्तराखंड में होता है ये, हिमाचल प्रदेश में भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दहन कृषि। दहन से जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे आग लगाना। तो अब देखिए क्या है दोस्तों, इस प्रकार की कृषि से क्षेत्रों के वनस्पति को काटा चला जाता है एवं जली हुई राख से उर्वरक तैयार किया जाता है। इसमें बोए गए खेत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती पुराने औजार से, माफ करिएगा दोस्तों, दहन जो खेती है वो एकदम सेम टू सेम झूम खेती की तरह ही होता है दोस्तों। ठीक है, एकदम सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं एक बार और पढ़ देता हूं कि क्या होता है। जैसा कि डिफिनेशन दोनों का सेम है, क्या है? परत उर्वरक कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत बहुत ही छोटे छोटे होते हैं एवं खेती में पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊ समाप्त हो जाता है तो कृषि नए क्षेत्र पर वन जलाकर कृषि भूमि को तैयार करते हैं। इसको दहन कृषि भी बोलते हैं दोस्तों और झूम कृषि भी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग नाम होने के कारण मैंने आपके लिए पढ़ दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है दोस्तों वो पॉइंट है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या है दोस्तों? नए चरगाहों की खोज में चलवासी पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय चर की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चर की ओर प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऋतु प्रवास किस पे ज्यादातर निर्भर करता है? वैसे जानवर पे जो चलवासी हैं या फिर उसको चलवासी जो पशु है जो दोस्तों स्थान लगातार चेंज करते करते चरते हैं। तो ऋतु प्रवास इसको क्यों बोला गया है दोस्तों? तो ऋतु प्रवास इसलिए बोला गया है कि गर्मी के दिनों में ये क्या करते हैं? पर्वत की ओर चरने के लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्वत की ओर चरने के लिए जाते हैं गर्मी के दिनों में, और ठंडा के दिनों में ये लोग पर्वत से नीचे मैदानी क्षेत्रों पे आ जाते हैं। ऐसे वाला को हम लोग, ऐसे कृषि को या ऐसे प्रवास को हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं दोस्तों। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है ट्रक कृषि। अब ट्रक कृषि क्या होता है दोस्तों? जहां केवल सब्जियां की खेती की जाती है, वह ट्रक बाजार के माध्यम से दूरी रात भर में तय करते हैं। इन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। अब ट्रक कृषि किसे कहा जाता है दोस्तों? वैसा खेती, वैसा फील्ड, वैसा कृषि जहां पर सिर्फ सब्जियां उगाई जाती है और ये ट्रक रात भर में लंबी दूरी तय करके बाजार तक सारे सब्जियों को पहुंचाते हैं। इस टाइप की कृषि को हम लोग बोलते हैं ट्रक कृषि। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो मैंने तथ्य लिया है दोस्तों, ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है, ये पीडीएफ आप लोग का एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप एनसीईआरटी से जुड़ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने सोचा है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी आ पाएगा दोस्तों जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और कमेंट पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कमेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक का जो बात करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता। भूमध्य जो सागर होता है दोस्तों, उसे भूमध्य सागर किसे कहा गया है? तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात को समझते हैं कि भूमध्य किसे कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि ये क्या है? विश्व है दोस्तों, और इसके बीच में जो एक क्या होता है? भूमध्य रेखा पार होता है। भूमध्य रेखा के आस पास जितना भी ओशियन है, जितना भी सागर है, तो उसके किनारे पे होने वाली कृषि, यानी उसके किनारे जो नदी बन गया या आसपास के जो एरिया है उससे होने वाली खेती को ही हम लोग
भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताते हैं। ठीक है दोस्तों, उस लोग का कैसे क्या क्या विशेषताएं, कैसे वो लोग कृषि करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसी को बोला गया है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन की किन्हीं 5 भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताएं, तो बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के बीचों बीच जितने भी भूमध्य रेखा के बीचों बीच जितने भी आसपास की जमीन है वहां पर किस तरह का कृषि होता है उसी की विशेषता बताया गया है। ठीक है, पॉइंट 1 में बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है पॉइंट 1 में, तो पॉइंट 1 में बोला गया है कि यह कृषि भूमि सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। ये कृषि ज्यादातर भूमध्य सागर जलवायु में, यानी भूमध्य सागर के क्लाइमेट जैसा रहता है उस हिसाब से ये किया जाता है। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग टाइप का कृषि है दोस्तों, जिसमें खट्टे फलों का उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है और इसमें ज्यादातर खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं दोस्तों, संतरा का जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, भूमध्य सागर में ही होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ शुष्क कृषि भी कहा जाता है दोस्तों। गर्मी के महीनों में अंजीर तथा जैतून पैदा होते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अंजीर और जैतून ये दोनों ही बहुत ही मतलब खाने में थोड़े से खट्टे होते हैं और ये भी गर्मी के महीनों में उगाए जाते हैं। कहाँ के किस जमीन पे दोस्तों, भूमध्य सागरीय कृषि के जमीन पे। ठीक है, मतलब भूमध्य के बीचों बीच जो आसपास की जमीन है, रेखा भूमध्य रेखा के पास, उसी के आसपास ये सबको उगाया जाता है। किस टाइप के फल होते हैं दोस्तों, तो खट्टे टाइप के फल पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो हम चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है शीत ऋतु में जब यूरोप का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र में इसकी आपूर्ति की जाती है दोस्तों। जब बड़े बड़े देशों में जैसे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तो इसी क्षेत्र का जो डिमांड है, इस डिमांड को पूर्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखा के आसपास जो सब्जी उगाई जाती है या फल उगाया जाता है ये लोग ही कंप्लीट करता है। द लास्ट वन इज दोस्तों द वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इस क्षेत्र में कई देश में अच्छे किस्म के अंगूरों से उन गुणवत्ता वाली मदिरा शराब का उत्पादन किया जाता है। और भूमध्य रेखा के आसपास जो दोस्तों अंगूर का भी उगाया जाता है, अंगूर का जो फल है दोस्तों, अंगूर का फल भी उगाया जाता है और उससे जो मदिरा बनता है, बहुत ही गुणवत्ता वाला मदिरा बनता है, क्वालिटी वाला जो दारू बनता है दोस्तों, शराब बनता है, वो इसी जगह से, इसी के फल से, यही के फल से बनाया जाता है। कौन से फल से दोस्तों, अंगूर से। ठीक है, अब जो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन में क्या अंतर है। यानी जो चलते चलते जो पशु है वो भी तो दोस्तों पालने के लिए रखा गया है, उसको भी आर्थिक का रूप में देखा जाता है, और वाणिज्य पशुधन पालन जो है उसको भी आर्थिक स्वरूप, आर्थिक के रूप में देखा जाता है, मतलब आर्थिक मतलब पैसा कमाने का जरिया देखा जाता है दोस्तों। तो दोनों में पालने का अंतर क्या है, इसी पे हम लोग का मतलब फोकस है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि चलवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुधन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, किन्हीं 5 बिंदु को स्पष्ट करें। तो इसको दोस्तों आप इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया है क्योंकि आप अच्छा से समझ सके। तो चलिए दोस्तों इसको उठाते हैं पेज को और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो लिखा गया है दोस्तों, बताया जा रहा है कि चल पशुचरण, पहला इसका अर्थ क्या होता है, तो चलवासी पशुचरण जैसा कि मैंने बता दिया दोस्तों, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। चलवासी पशुचरण में पशुपालक समुदाय के चारे और जल के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते हैं, चारे और जल के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान खोजते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे कि ज्यादातर आप अपने आसपास के एरिया में देखते होंगे कि बहुत सारे भेड़ ग्रुप में आते हैं, लोग चरते हैं और एक ही दिन में गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चलवासी पशु है दोस्तों, वो लोग चलते चलते पीते खाते पीते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, लगातार उन लोग की जगह जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, दूसरा जो चीज है दोस्तों पूंजी, यह पूंजी प्रधान नहीं है, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि कितना पूंजी लगेगा। ठीक है, पशुओं की प्राकृतिक प्रवेश से पाला जाता है और इसमें जो पशु है उसको उसके अकॉर्डिंग पाला जाता है, उसके प्राकृतिक, उसके जो परिवेश है, किस प्राकृतिक में वो लोग ज्यादातर अपने आप को ठीक फील कर पाते हैं,
वैसे में वैसा परिवार में वैसे प्राकृतिक में रखा जाता है उसको। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, पशुओं की देखभाल। पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। और इन लोग जो है दोस्तों, पशु चालक जो है उसको विशेष कोई देखभाल नहीं होता है। वो लोग खाते पीते हैं, जैसा प्राकृतिक उन लोग का रहन सहन है वैसे ही रहते हैं, वैसे ही लोग बढ़ते हैं। चौथा जो हम लोग का पॉइंट है दोस्तों, वो है पशुओं का प्रकार। पशुओं का प्रकार में चलवासी पशुपालन में एक ही समय पे विभिन्न प्रकार के पशु रहते हैं, यानी चलवासी में एक ही प्रकार में अलग अलग पशु भी रहते हैं और अलग अलग पशु के लिए भी खाना होता है, पानी होता है। जैसे सहारा एवं एशिया मरुस्थल में सहारा और मरुस्थल एशिया मरुस्थल में भेड़ बकरी ऊंट पाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बोला जाएगा कि बताइए सहारा और एशिया मरुस्थल में किस टाइप के जानवर को रखा जाता है। तो भेड़ बकरी या ऊंट, तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा दोस्तों, आपको इसी में टिक लगाना है। और ये किस टाइप के जानवर है दोस्तों, ये जानवर है चलवासी पशु चारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है लास्ट पॉइंट, वो भी पशुचारण से है। ये क्या है पॉइंट, ये है ये पुरानी दुनिया तक के सीमित है। ये पुरानी दुनिया तक की ही सीमित है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि ये पुराने दुनिया तक, मतलब पहले के जो रूल रेगुलेशन है उसी तक ये लोग सीमित रहते हैं, मतलब उसमें नया कुछ चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसके तीन प्रकार है। किसके तीन प्रकार है, चलवासी पशु चारण का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसका तीन प्रकार क्या है। तो तीन प्रकार आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आशा करता हूं आप पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला इसका क्या है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलियन एवं मध्य चीन। जो पहला इन लोग का है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका से अटलांटिक तट तक और अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। मैप होता तो दोस्तों मैं अच्छा से दिखा देता, लेकिन अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप उस पर देख सकते हैं। आप उत्तरी अमेरिका को खोजिए, अटलांटिक को खोजिए और देखिए दोस्तों, आपको डिस्टेंस साफ पता चलेगा और साथ में मंगोलियन और मध्य चीन को भी देख पाएंगे। दूसरा जो है दोस्तों, देखेंगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, यूरोप एवं एशिया का टुंड्रा प्रदेश। यूरोप एवं एशिया का टुंड्रा प्रदेश है, उतना तक है दोस्तों। और तीसरा जो है अपना, वो दक्षिण पश्चिम अमेरिका से लेकर मेडागास्कर द्वीप तक है दोस्तों। ये सब दोस्तों मैप होता तो मैं और अच्छा से समझा पाता, लेकिन अगर आपके पास मैप है तो ठीक है, और अगर मैप नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इस तीनों जगह को देखेंगे। और इसलिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप बार उसको देखेंगे तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना दूर था हम लोग का क्या था, हम लोग का जो इतना दूर क्या था दोस्तों, किस टाइप के जानवर की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये किस टाइप का पशुपालन का बात हो रहा था, तो चलवासी पशुपालन का बात हो रहा था, या चलवासी पशुचारण का बात हो रहा था। नेक्स्ट जो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वाणिज्य पशुधन। अब वाणिज्य पशुधन क्या होता है दोस्तों, और दोनों में हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, तो उसका अंतर हम लोगों ने देख लिया। अब इसका बारे में पढ़ते हैं और दोनों को एक साथ रखेंगे तो अंतर साफ पता चलेगा। तो पहला जो है दोस्तों अर्थ क्या होता है, वाणिज्य पशुधन। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अर्थ इसका दिया गया, वाणिज्य पशुधन का पालन एक निश्चित स्थान के विशाल क्षेत्र वाले फार्म में किया जाता है। यानी चालवासी है दोस्तों, उन लोगों को कोई निश्चित जगह का जरूरत नहीं है, लेकिन वाणिज्य वालों को एक निश्चित जगह का जरूरत है और बहुत बड़ा जगह का जरूरत है, जिसको हम लोग फार्म बोलते हैं। और उनके चारों ओर व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, और उसके चारों ओर सब तरह का व्यवस्था किया जाता है, पानी का, खाने का, रहने का, सब तरह का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन चलवासी जानवर का कोई इस टाइप का व्यवस्था नहीं होता है, उसमें सिर्फ जल और मतलब कहीं पर रुकने का, मतलब खाने का, कोई चारा खाने का व्यवस्था किया जाता है, वो भी प्राकृतिक रूप से जो देता है, मतलब इसके लिए कोई अलग से बनाना की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, पूंजी क्या है दोस्तों, चलवासी पशुचरण की उपेक्षा में वाणिज्य पशुधन का पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। मतलब चलवासी पशुचरण में क्या होता है दोस्तों, कोई पूंजी प्रधान नहीं होता है। ठीक है, वो तो और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो पूंजी प्रधान होता है, इसमें पूंजी लगाना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों आप एक पोल्ट्री फार्म खोले तो उसमें आपको पहले पूंजी लगाना पड़ेगा, फिर उसमें बढ़ेगा, फिर आप उसको बेचेगा, तब आपको उसमें फायदा और नुकसान दिखेगा दोस्तों। लेकिन पहले आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, लेकिन पशुचालन में कोई पूंजी की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है जो दोस्तों, वो हम लोग का है पशु की देखभाल। पशुओं की देखभाल में पशु को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और इसकी विशेष देखभाल की जाती है। इन लोग को दोस्तों वैज्ञानिक तरह से पाला जाता है। वैज्ञानिक तरह से कहने का मतलब है दोस्तों, इन लोग का टेम्परेचर देखा जाता है, कितना लिमिट में खाना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर जो चीज है
वो एक लिमिट में की जाती है दोस्तों, एक फिक्स प्रोपोर्शन में किया जाता है, एक फिक्स अनुपात में किया जाता है दोस्तों। लेकिन पशु चारण में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है दोस्तों, उसका कोई विशेष रूप से देखभाल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चौथा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पशुओं का प्रकार। इसी इसमें उसी विशेष पशुओं को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल है। इसमें किसी विशेष पशुओं को ही पाला जा सकता है दोस्तों, लेकिन चालवासी में कोई भी जानवर को पाल सकते थे, एक दूसरा से दूसरी जगह कोई भी जानवर को लेके जा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं लेके जा सकते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्षेत्र। कहाँ कहाँ ये मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है, मतलब आजकल के मॉडर्न युग में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारा अलग अलग जगह है जो मैंने आप लिख दिया है, आप नोट करके रखेंगे, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे जगह पर इसको क्या किया जाता है, प्रचलित मतलब सबसे ज्यादा पाला जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है आदिम निर्वाह कृषि की विशेषताएं। अब आदिमकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं क्या है, तो आदिमकालीन निर्वाह का पहले अर्थ जानेंगे दोस्तों, किसका अर्थ क्या होता है। अर्थ यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, अर्थ आदिमकालीन का क्या होता है, निर्वाह कृषि का वो प्रकार जिससे कृषि अपने परिवार का भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है, इसे उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होते हैं। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, जिसे हस्तांतरित कृषि से भी कह सकते हैं, जिसकी खेती अस्थायी नहीं होती। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन बाय वन समझते हैं। और देखिए दोस्तों, आदिमकालीन निर्वाह किसे कहते हैं, वो कृषि जो आदमी अपने फैमिली के लिए, अपने घर के मेंबरों के लिए, भरण पोषण के लिए क्या करता है, कृषि करता है। ये किसी को बेचने के लिए या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होता, बिक्री के लिए बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। ये स्पेशल किस लिए होता है, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए होता है। और ये लोग अपने घर के भरण पोषण के लिए क्या होता है, स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। मतलब एक खेत को यूज किए हम लोग, जब उसका उपजाऊ कम हो गया तो फिर दूसरा खेत का यूज किए और पहला वाला खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों आदिमकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, अब दोस्तों इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है आदिमकालीन का, वो है खेत के आकार। खेत के आकार कैसे होते हैं, तो खेत के आकार छोटे छोटे होते हैं। कृषि की पद्धति क्या है, इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करता है। खेती का उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि व अन्य कृषि हेतु तैयार करता है। यानी क्या बोला गया है दोस्तों, कि वो क्या करता है, आसपास के वनस्पतियों को जलाकर जमीन को उपजाऊ बनाता है और उपजाऊ के फिर खेती करता है। और खेती में जब जब 1 साल 2 साल या 3 साल तक खेती करने के बाद जब देखता है कि उपजाऊ खत्म हो गया है, थोड़ा उपजाऊ कम हो गया है, तो उस खेत को ऐसे ही छोड़कर आगे का फसल के लिए, आगे का खेत के लिए तैयारी करता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का दोस्तों, औजार। तो किस टाइप का औजार होता है दोस्तों, तो औजार जो होते हैं दोस्तों, वो कैसा होता है, प्रारंभिक यानी पारंपरिक जो होता है दोस्तों, मतलब जैसे शुरू से चलते आ रहे हैं उससे होता है दोस्तों, जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़ा। तो लकड़ी, कुदाली और फावड़ा से ही ज्यादातर यहाँ पर कृषि होता है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्र कैसे क्षेत्र में ही लोग आते हैं दोस्तों, तो किस क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां आदिम जाति लोग रहते हैं, जहां आदिम जाति लोग कृषि करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं, तो अफ्रीका में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, व मध्य अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ज्यादातर कहाँ पर किया जाता है, ये सारे जगहों पे किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग का दोस्तों कृषि है उसके बारे में जानते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, 1 मिनट दोस्तों मैं थोड़ा इधर कट रहा है, हाँ। अब देखिए दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि चावल प्रधान मतलब जहां चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। अर्थ है दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार का भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे टुकड़े पे काफी बड़ी संख्या में लोग चावल
चावल की कृषि में लगे होते हैं। यानी अर्थ हुआ दोस्तों चावल प्रधान गहन निर्वाह। गहन मतलब जो फैमिली के लिए करते हैं और किसी एक ही चीज को, किसी एक ही अनाज को उगाते हैं। इसमें बताया गया दोस्तों चावल, इसलिए इसका नाम हुआ चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब इसमें दोस्तों पूरा फैमिली मिलकर किस क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी बड़ी संख्या में चावल उगाते हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यहाँ पर जो प्रेशर होता है दोस्तों भूमि पर वो अधिक होता है। मुख्य फसल क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें मुख्य फसल होता है जैसा कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें मुख्य जो ये कृषि है वो है चावल का फसल है दोस्तों। सिंचाई वर्षा पे निर्भर होती है और इसकी जो सिंचाई होती है दोस्तों वो वर्षा पे निर्भर होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि चावल एक बहुत ज्यादा पानी लेने वाला कृषि है या बहुत मतलब फसल है दोस्तों, इसीलिए इसका जो इतना पानी उपलब्ध कराना मुश्किल है। इसीलिए ये पानी किस पे निर्भर करता है, वर्षा पे निर्भर करता है। ये फसल वर्षा पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग को है खेती का आकार कैसे होते हैं, तो अधिक खेती के आकार अधिक जनसंख्या में घनत्व के कारण खेतियों का आकार जो होता है छोटा होता है तथा खेत एक दूसरे से दूर होते हैं। खेती जो होते हैं दोस्तों एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे में होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। श्रम, इसमें मेहनत कैसा लगता है दोस्तों, तो भूमि का गहन उपयोग होता है, भूमि का सबसे ज्यादा उपयोग होता है एवं यात्राओं अभी यंत्रों की उपेक्षा में मानव श्रम का अधिक महत्व है। और बहुत ही कम लोग हैं दोस्तों जो यंत्रों का, यानी जैसे फॉर एग्जांपल में समझते हैं दोस्तों कि झारखंड में मान लीजिए हमको खेती करना है, चावल की खेती करना है, तो यहाँ बहुत कम लोग मिलेंगे जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ज्यादातर लोग हल जोतते हैं, मानव श्रम का यूज करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिक महत्व रखता है दोस्तों। ठीक है, मानव श्रम का अधिक महत्व है यहाँ पर। कृषि कार्य में कृषक पूरा परिवार लगा रहता है और इसको धान वान उगाने के लिए दोस्तों, आप यदि झारखंड से तो मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, इवन इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब चावल उगता है तो पूरा फैमिली उस पर बिजी हो जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक खाद कैसा होता है दोस्तों, तो भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं का गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। तो ज्यादातर यहाँ जो यूज किया जाता है दोस्तों चावल को उगाने के लिए, वो पशुओं का गोबर यूज किया जाता है या हरी खाद यूज किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, मानसूनिंग एशिया में घने बसे प्रदेश। मानसूनी एरिया में जितने भी प्रदेश आते हैं दोस्तों, वहां लगभग सभी जगहों पे चावल उगाए जाते हैं। अब क्या है दोस्तों, चावल रहित गहन, चावल रहित, वो तो चावल सहित था दोस्तों, चावल के साथ था, ये चावल प्रधान जो बोलिए, ये क्या है दोस्तों, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मुख्य विशेषता है। यानी चावल जहाँ चावल नहीं उगते, चावल के अलावा क्या वहां पर उगते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें इस कृषि में चावल मुख्यतः फसल नहीं होती है। इसमें चावल जो है मुख्यतः फसल नहीं होती है। क्या होता है, तो इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे इसके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ तथा सोरपम आदि फसलें बोई जाती हैं। और इसके अलावा जो गेहूं होता है दोस्तों, गेहूं, सोयाबीन, जौ, ये सब उगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या मुख्य नहीं होता है, इसमें मुख्य नहीं होता है चावल। यहाँ कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की जाती है। यानी जिस तरह चावल में दोस्तों ज्यादातर पानी का रिक्वायर्ड है, पानी का ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो ये सब जो बाकी जितना भी चीज का नाम लीजिए, जैसे गेहूं, सोयाबीन, जौ, ये सब में कहाँ उगाया जाता है दोस्तों, जहां पर पानी कम होती है, वर्षा कम होती है, उस जगह पर उगाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार की कृषि में भूमि की जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। इस प्रकार की जो भूमि रहता है दोस्तों, उसमें भी जो जनसंख्या रहता है, कृषि का जनसंख्या, कृषि में भूमि की जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, प्रेशर अधिक रहता है। खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए होते हैं और खेत जो होते हैं दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मशीन के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा किया जाता है और मशीनों के स्थान पर खेतियों के अधिकतर जो कार्य है वो किससे किया जाता है दोस्तों, पशुओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन चावल में मनुष्यों द्वारा ज्यादातर काम किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया। और इस टाइप की खेती के लिए मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन है दोस्तों, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु के मैदानी भाग भारत में, यानी भारत में भी जो गंगा सिंधु के तट पे है दोस्तों, यानी गंगा नदी जिस जिस क्षेत्र से बहती है, जैसे पटना से बहती है
ठीक है दोस्तों। तो पटना में बहुत सारा होता है, छत्तीसगढ़ में तो नहीं होता दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गंगा नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा झारखंड में भी है दोस्तों, साहेबगंज में थोड़ा सा कुछ 80-90 किलोमीटर तक है, तो वहां भी होता है। तो उसके भी आसपास के जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, खादर का जो मिट्टी का एक तरह का रूप है दोस्तों, वहां पर होता है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है कृषि रोपण। कृषि के मुख्य विशेषताएं। अब रोपने के लिए जो कृषि की मुख्य विशेषताएं, वो क्या है, मुख्य विशेषताएं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप अर्थ पे यहाँ पे मतलब देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पे, इसका अर्थ क्या है, रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि है जिससे अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास की पौधा की लगाई होती है। यानी रोपने के लिए दोस्तों जो लगाया जाता है, जो पौधा, मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पौधों के नाम लिखे हैं दोस्तों, वो जो जितने भी सारे पौधे हैं, वो पौधा की रोपाई जब होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है। खेत का आकार कैसा होता है दोस्तों, इसमें जो कृषि क्षेत्र है, जैसे बागान, जिसको खेत बोलते हैं, बागान बोलिए, उसका आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है दोस्तों। आप देखे होंगे दोस्तों, जो आसाम से है या आसाम के आसपास से होंगे दोस्तों, तो वो को रिलेट कर पा रहे होंगे, इस मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। और अगर आपने किसी मूवी में या फिर कहीं इंटरनेट में भी देखा होगा कि जो ये सब चाय के बागान या गन्ना के जो खेत होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। केला जैसे केरला में उगाया जाता है, केरला में कहाँ भी, वो तो ट्रिची में ज्यादा दोस्तों मिलता है। तो उस सब जगह में क्या होता है, ज्यादा बड़ा बड़ा खेत होता है, उससे ज्यादा मतलब इसके ज्यादा बड़े बड़े खेत का जरूरत होता है और इसमें रोपण का काम किया जाता है, ठीक है। इस रोपण कृषि में रखा जाता है। फिर बोलता है दोस्तों पूंजी का निवेश, यानी पूंजी निवेश होता है तो बागानों की स्थापना व उन्हें चलाने के लिए, रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बागान को जो मेंटेन करने के लिए पूंजी के रख रखाव की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर में तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियां। इसमें उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत ही साइंटिफिक मतलब टेक्निक का यूज किया जाता है दोस्तों, और वैज्ञानिक रूप से भी इसका ख्याल रखा जाता है। इसका सब तरह से ख्याल रखकर इसको इतना बड़ा बागान में या इतना बड़े जो खेत होते हैं दोस्तों, उसका मतलब देखभाल किया जाता है इस सब फसल का, ठीक है दोस्तों। एक फसली कृषि या एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। और ये एक फसली कृषि क्या है दोस्तों, जिस फसल को सिर्फ मतलब जिस खेत में सिर्फ एक ही फसल उगाया जा रहा है, वो एक फसली कृषि कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वो है श्रम। इसमें काफी श्रमिकों का आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ही लोगों का आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। श्रम स्थानीय लोगों के प्राप्त किया जाता है और वहां आसपास के जो लोग हैं दोस्तों, उन्हीं से ये श्रम, यही मानव जो श्रम है उसको प्राप्त किया जाता है। वहीं के लोगों यहाँ पर काम करते हैं, सब बागान में काम करते हैं। जो हम लोग का 7वां पॉइंट है दोस्तों, वो है परिवहन का साधन। परिवहन के साधन में सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार से भली प्रकार से जुड़े होते हैं। और इसमें परिवहन का भी बहुत मुख्य रोल है दोस्तों, क्योंकि वो क्या होता है कि वो फैक्ट्री से फिर बाजार तक ले जाने में परिवहन की जरूरत होती है, या बागान से फैक्ट्री तक लाने में भी बहुत इसका सहूलियत होता है। इसलिए परिवहन का भी एक बहुत बड़ा मुख्य रोल है, बहुत बड़ा मुख्य इंपॉर्टेंट भाग है। क्षेत्र जो है दोस्तों, लास्ट पॉइंट इसका जो है वो है क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या है, इस कृषि को यूरोपीय या अमेरिका के लोगों के अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों के स्थापित किया था। यानी ये ज्यादातर कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है अमेरिका और यूरोप में, और इधर से ही ये ट्रेडिशन चलते चलते लगभग पूरे वर्ल्ड में आ गया दोस्तों, जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, वो एक टॉपिक है, लास्ट नहीं है दोस्तों, ये मतलब ऐसे अगर बोला जाए तो लास्ट ही है, लेकिन चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग को और क्या मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जो अब पढ़ेंगे दोस्तों वो है खनन। खनन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखिए जैसे भूपट्टी के मूल्यवान धात्विक एवं अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। यानी धरती के अंदर यानी जो धरातल में पाए जाते हैं दोस्तों, या धरातल से नीचे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों, खनिज जो पाए जाते हैं उसके निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिससे सोना, चांदी,
सोना है, चांदी, लोहा, बहुत सारा चीज है दोस्तों जो पृथ्वी पे पाया जाता है, उसको निकालने की विधि को क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। खनन के दो प्रकार है दोस्तों। खनन के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। पहला जो प्रकार है दोस्तों वो है भूमिगत खनन, और दूसरा है दोस्तों धरातलीय खनन। अब भूमिगत खनन क्या होता है दोस्तों? भूमिगत खनन बहुत ही भूमिगत खनन बहुत ही जोखिम पूर्ण तथा असुरक्षित होता है। सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों से अधिक खर्च होता है, इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। यानी भूमिगत खनन जो होता है दोस्तों बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही असुरक्षित रहता है, और बहुत सारा उपकरण का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और इसमें दुर्घटना होने की संभावना जो है वो अधिक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? खाने काफी गहराई, और जो खान होता है दोस्तों, खान मतलब जो खदान बोलते हैं या खाने जो बोलते हैं, खाने जो होती है बहुत गहराई होती है। इन खानों में वेदन मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियां एवं वायु संरक्षण प्रणाली की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कोयला है, तो कोयला की जो खदानें होती है दोस्तों बहुत ही गहराई होती है, और बहुत ही मतलब एक गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों। और इसमें असुरक्षा ये है कि कहीं से भी भूस्खलन हो सकता है इसका। और जब इसको निकाला जाता है तो इसमें ज्यादातर कैसा होता है दोस्तों? वेदन मशीन, यानी वेदन मतलब उसको तोड़ने का, निकालने का एक मशीन होता है। माल ढोने के लिए गाड़ी, अलग अलग गाड़ी होता है, और वायु संरक्षण प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। मतलब वहां पर जो बार बार जो दोस्तों गंदा होता है, कोयला ठोकते बहुत ही कोल डस्ट लगता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसको एक शुद्ध वायर, हवा का भी जरूरत पड़ता है, तो वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। और धरातलीय खनन क्या होता है दोस्तों? धरातलीय खनन होता है, धरातलीय खनन उपेक्षा आसान, यानी जो धरातलीय खनन है वो किसके उपेक्षा में आसान है दोस्तों? तो वो है भूमिगत खनन से आसान है, सुरक्षित है और सस्ता होता है। इस खनन में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों को अतिरिक्त खर्च से उपेक्षा कम होता है। मतलब भूमिगत खनन से ये धरातलीय खनन दोस्तों कम लगता है, मतलब ये सस्ता होता है, तथा इसमें जो सुरक्षा है वो ज्यादा होती है। इसमें सुरक्षा का जो बात है वो ज्यादा रखा जाता है, सुरक्षा का ख्याल ज्यादा रखा जाता है। तीसरा जो बात है दोस्तों, इसमें और एक चीज है दोस्तों कि खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई में ही होती है, और इसका जो दोस्तों खनिज होता है वो बहुत ही कम गहराई में ही मिल जाते हैं, मतलब ज्यादा खोदना नहीं पड़ता है और मिल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सुरक्षित है एज कंपेयर टू भूमिगत खनन। ठीक है दोस्तों। अब जो खनन का प्रभावित करने वाले दो कारक है। सबसे पहला है दोस्तों भौतिक कारक, दूसरा है थ्रिक कारक। अब भौतिक कारक क्या होता है दोस्तों? इनमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी, उपस्थिति की आवश्यकता को सम्मिलित किया जाता है। खनिजों की अधिक गहराई, खनिजों के धातु की मात्रा का कम प्रतिशत तथा उपयोग के स्थानों पे अधिक दूरी खनिजों को खनन का व्यय बढ़ा देती है। यानी भौतिक आकार पे कहा जाए दोस्तों तो ज्यादा गड्ढा होने से या ज्यादा गाड़ी का यूज करने से क्या होता है, वो जो खनिज है उसका दाम में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर इन लोग का जो खर्चा है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों थ्रिक कारक। अब थ्रिक कारक क्या है दोस्तों? तो थ्रिक कारक क्या होता है? ये जो दोस्तों हम लोग का लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और आप न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अपने वैसे दोस्तों को भेजे जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाता या फिर जो हिस्ट्री के सर हैं वो अगर सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाते तो आपको दोस्तों आप आराम से उसको लेते भी और अच्छा से पढ़ते भी, लेकिन क्योंकि ये फ्री क्लास है दोस्तों तो मुझे पता है फ्री आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग फ्री क्लास देते रहेंगे। आपका काम है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना, अच्छा कंटेंट के साथ अच्छा एक्सप्लेन देना। तो आशा करते हैं दोस्तों आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्तों आशीष शॉर्ट। अगर आपको ये खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर सबसे फर्स्ट में जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों उस लिंक को टच कीजिए और जाके आशीष शॉर्ट्स ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, उसका नाम है थ्रिक कारक। इसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, पूंजी की उपलब्धता, यथार्थ श्रम होने पर व्यय
होने वाला वही आता है। यानी थ्री कारक वो होता है दोस्तों जहां पर अलग अलग टेक्निक, अलग अलग जो मशीन यूज किया जाता है और जो पूंजी जो उपलब्ध कराई जाती है, मतलब कोई भी चीज को लाने के लिए जो पूंजी का रिक्वायर्ड है वो कराया जाता है, तथा जिस अगर कोई काम को करने के लिए मानव श्रम का जरूरत है तो मानव को भी जुगाड़ किया जाता है, उन्हें भी बुलाया जाता है। तो ये सबको थ्री कारक कहते हैं। तो यही हम लोग का लास्ट टॉपिक था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर से बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।